आप लोग दिल खोल के सवाल करिए, हम एकदम लाइव जनता के बीच बढ़े हैं। ताली बजाइए भाई। कोई संकोचने की जरूरत नहीं है। जो भी सवाल अमर हो जरा आप इसको लाइव कटवा देना और कहिए कि ये जो है ऐसी चुनौती बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं खुले मंच से। मंत्री जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आज जनता से, और खास जनता इसलिए मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि हम भी वोट देते हैं, डॉक्टर हैं, पर वोट तो आपको देते हैं। और आज आपसे सवाल इसलिए पूछने का मौका, सार्वजनिक खुलासा कर दिया आपने, वोट बीजेपी को देते हैं। और ज्ञानेंद्र भाई ने आज जनता को पहली बार मौका दिया है कि स्वास्थ्य मंत्री से डायरेक्ट सवाल पूछ सके। सर, मंत्री जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप एक तराजू में सबको तोल रहे हैं, जितने भी अस्पताल हैं। दिक्कत सबसे बड़ी है, आप एक छोटा अस्पताल 25-30 बिस्तर का अस्पताल है, वहाँ पर जो इलाज हो रहा है, एक यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे अस्पताल हैं, वहाँ पर एक अलग स्तर का इलाज हो रहा है। पैकेज दर लगभग बराबर, बहुत बराबर, कोई फ़र्क नहीं, जबकि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट दोनों जगह पे 100 गुना या 10 गुने से ज़्यादा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे जितने भी अस्पताल बड़े वाले जो बैठे हैं, वहाँ लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, कैंसर का इलाज हो रहा है और हार्ट का इलाज हो रहा है। वहाँ पर जब इस प्रकार के इलाज हो रहे हैं, हाई क्वाटनरी एंड के इलाज हो रहे हैं, टर्शरी या क्वाटनरी इलाज हो रहे हैं, उनको भी उसी लाइन में लगना है जिस लाइन में बाकी अस्पताल लगे हुए अपने पेमेंट्स के लिए। और जब पेमेंट होता है तो हमको ये नहीं पता चलता कि उसमें रिजेक्शन, आप कॉन्क्लेव करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आज क्योंकि मौका दिया है ज्ञानेंद्र ने, इसलिए आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ कि आप इसको किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना पाएंगे और कब तक बना पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दवे साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, मैं भी स्वास्थ्य मंत्री बना तो समझने में कुछ दिन मुझे भी टाइम लगा, पर धीरे धीरे मैं भी ये महसूस करने लगा। जैसे अभी एम्स गया था तो जो रोबोटिक सर्जरी के एक मशीन है, वो मुझे लगता है 30-32 करोड़ का होगा, और जब उसको हम देखें सिर्फ एक मशीन को, तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो नेक डाई से 10 गुना ज़्यादा था। तो निश्चित रूप से जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, बड़े सुविधाओं वाले हैं, उनमें कास्ट बिल्कुल आता है। और आप लोगों की पहले भी मांग आप लोगों ने किया है, हम इस विषय में परीक्षण करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें या तो हॉस्पिटल की ग्रेडिंग करके उसका रेट कर दिया जाए कि ये किस ग्रेड का है, क्या है, उसका एक पैरामीटर बनाकर। तो निश्चित रूप से आपका भी बात को स्वीकार मैं करता हूँ। इसको हम विचार जरूर करेंगे कि जो अन्य हॉस्पिटल हैं जिनमें मेन पावर की क्षमता, उनकी उपकरण की क्षमता, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सर्विस, ये सारे में जो डिफरेंस है, तो इसके लिए एक बार हमारे यहाँ से नहीं होगा तो भारत सरकार को भी हम प्रपोजल बनाकर भेजने के प्रयास करेंगे। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी आप लोग बताएंगे तो और हम अच्छा करेंगे। जब हम आते थे तो चेहरा देख देख कर तो पेमेंट होता था कि दवे जी हैं, थोड़ा बढ़िया दिख रहे हैं तो इनको पेमेंट पहले कर दो। MMI वाले भैया नमस्कार नहीं किए हैं तो इनको लटका दो, फाइल डाल दो। तो ये सिस्टम होता था। मैंने पहले दिन से उसको ऑब्जर्व किया। जब लोग पेमेंट के लिए, मेरे यहाँ 10 में से 9 डॉक्टर पेमेंट के लिए आता था कि हमारा करा दीजिए, तो बोला हो क्या रहे कि ये क्या तमाशा है। मैं बोला इसको एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि ना तो मैं दिला सकूं, ना कोई दे सके, ना कोई ले सके। उसको ब्लाइंड ऐसा करा दिए हैं कि जो हम क्लेम करते हैं, मान लीजिए मैंने क्लेम पहले किया, आपने दूसरे नंबर में किया, उसने तीसरे में किया, तो XYZ कोई हो, मैं चाहकर कभी तीसरा को पहले नहीं दिला सकता। पहले पेमेंट पहला को जाएगा, दूसरा दूसरे को जाएगा, तीसरा तीसरे को जाएगा। ये सिस्टम किए। इसमें भी फिर बाद में चीटिंग आने लगा कि जो हम एक आध ऑडिट वाली कंपनी रखे थे, तो वो लोग अब क्या करते थे कि कोई नमस्कार नहीं किया है तो उसके फाइल को पेंडिंग रख दो, अब वो ऑटोमेटिक पीछे हो जाए। वैसे भी इस तरह के केसेस में कई तरह के तो नमस्कार हमने होते हैं। कंपनी को ही हटा दिया, दूसरा कंपनी अब उसका टेंडर किए हैं, कंपनी हटा दिए। तो मैं ट्रांसपेरेंट करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, और ये दिलेरी से मैं सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं, जहां आपकी लाखों की व्यूअर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और आप लोग अलग से भी अभी अगर संकोच रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकेंगे तो बोल भी दीजिएगा। जहां भी ट्रांसपेरेंसी में जहां आपको लगता है कि सुधार करने की आवश्यकता है,
उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। जितना प्रामाणिक मोदी जी की गारंटी है उतना ही प्रामाणिक विष्णुदेव साय जी का है, और उतने ही प्रामाणिकता से उसको हम फॉलो भी करेंगे। पारदर्शिता और छोटे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अंतर है रेट में, और पारदर्शिता दो महत्वपूर्ण सवाल थे डॉक्टर दवे साहब के। और कोई डॉक्टर साहब हैं जो सवाल पूछना हेलो चाहें? सर, मैं डॉक्टर राज मनहरे हूँ। प्रणाम सर आपको। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे बहुत सारे जो कॉमन डिसीजेस है, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, यूटीआई हो गया, हर्निया हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, पाइल्स हो गया, ऐसे जो टॉप 10 जो डिसीजेज है सर, वो पैकेज में नहीं कवर होते हैं। तो पेशेंट हमारे पास आते हैं और हमको लड़ाई करते हैं कि इसमें तो 5 लाख रुपए है, तो आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे हो सर। ऐसे बहुत बार होता है कि हमको बताना पड़ता है कि भैया पैकेज नहीं है इसमें। तो उसके लिए क्या रेटिफाई कर सकते हैं कि हम उनको प्रॉपर पैकेज, सभी डिसीज़ का पैकेज हो उसमें। दूसरी चीज़ सर मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ जो जैसे आपने पैकेज फिक्स कर दिया डिसीज़ का, मान लो कि मैंने हर्निया सर्जरी किया, 14,000 का पैकेज है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे हो रहा है कि ऑडिट में सर हमको 5,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। तो हमने तो अपना पैसा लगा के कर दिया सर्जरी, लेकिन बहुत बार ऐसे हो रहा है कि ऑडिट में कुछ ना कुछ गलतियां निकाल के वो पार्शियल पेमेंट कर रहा है। तो इसमें मतलब ह्यूज लॉस होता है सर। हम देखते हैं कि हमने काम किया है 1 लाख रुपए का, हमको पेमेंट मिल रहा है 40,000 रुपये। तो ये सब चीज़ जो डिस्क्रिपेंसी है उसको फुलफिल कैसे करेंगे, कि कब करेंगे, उस पर कुछ आपका राय सर। थैंक यू सर। आपका जो प्रश्न है भी बहुत अच्छा है। ये प्रश्न पहले भी मुझसे कुछ सीनियर डॉक्टर्स और उनका ग्रुप एक बार किए थे, तो मैंने पूछा कि इसका सुझाव क्या है, उपाय क्या है। तो उनका पहला जो क्लेम का राशि जो कटता है उसका कहना ये था कि भाई आप समय रहते 2 दिन 3 दिन के अंदर उसको वेरीफाई करके बता दो कि हम इतना क्लेम हो रहा है। पता चला मरीज चला गया, तो ये मरीज से भी नहीं ले पा रहे हैं, इनका क्लेम भी नहीं मिल रहा है। तो अगर मरीज भर्ती है तो कम क्लेम है, तो हमारा आदमी उसमें जाके वेरीफाइड करे कि भाई बात क्या है, क्योंकि जनता को तो मुफ्त इलाज चाहिए। तो हम नहीं चाहते कि आपका भी हो। इसमें भी हम आगे सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और आपने प्रश्न पूछा उसके बारे में, ये जो बुखार और अन्य 10-12 प्रकार के ऐसे हैं, तो कुछ तो हम पहले पैकेज चलते थे, लेकिन विगत पिछले समय में, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी का नाम लूँगा तो बुरा लगेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जिसका बच्चा बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे तो लीजिए ना थोड़ा, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ना लगे तो। नहीं, नाम में कोई व्यक्ति नहीं है, पूरा समूह की ही मैं बात अच्छा, कर लूं। सिस्टम बुरा है, सिस्टम की। तो उसमें जैसे जो लड़की शादी नहीं हुआ उसका ही बच्चादानी निकाल दे रहे थे सिर्फ पैकेज के लिए, बीच में गर्भाशय कांड जो हुआ। निसंतान लोग जो आईवीएफ कोई पद्धति है शायद, उसको भी, वो भी पैकेज में शामिल नहीं है क्या? ऐसा नहीं है? नहीं है। हाँ, मुझे क्योंकि निसंतान होना भी कोई अपराध तो नहीं है। इसका मिसयूज हो रहा था, जैसे आंख वाले को पैकेज से हटा दिए तो उसका भी बहुत मिसयूज हो रहा था। गर्भाशय कांड वगैरह हुआ था बहुत। इसीलिए तो इसको सबको हटाना पड़ा, ताकि लोगों का अनावश्यक सर्जरी बंद हो जाए, फर्जीवाड़ा बंद हो। ऐसा ही बुखार का भी भारत सरकार का एक डेटा आया था, उसमें 60% बिलिंग ऐसे हो जाता था। तो जो आप लोगों की डिमांड है ना कि बड़े और छोटे हॉस्पिटल, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा उसमें, आप लोग समझ जाइए कैसे होगा, क्या होगा। इसलिए इसमें लेकिन ज़रूरी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नीडेड हैं रियल में, जो, क्योंकि सामान्य बुखार वगैरह का तो स्थानीय पीएचसी सीएचसी तक इलाज हो जाता है। आप लोगों के जो बड़े टर्सरी केंद्र है वहाँ तक नहीं पहुँचते, लेकिन कुछ सीरियस ऐसे बुखार के भी केस हैं, अन्य बीमारियों के केस हैं, वो पहुँचेंगे। तो जो ग्रेडिंग सिस्टम हम की बात कर रहे हैं कि एक निर्धारित कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनको इसके लिए हम भविष्य में कर सकते हैं। और सवाल अंतिम 2। 1 मिनट, आपका आईवीएफ ने आपने छेड़ा है तो उसकी भी जवाब देना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल। आईवीएफ को हम पहली बार छत्तीसगढ़ में, हमारा मेकाहारा में जो निसंतान दंपत्ति हैं उनके लिए आईवीएफ सेंटर हम शुरुआत कर रहे हैं। उसके लिए अभी प्रारंभिक रूप से 10 करोड़ का बजट मिला है, और उसमें चाहे भले 50 करोड़ 100 करोड़ जो भी लगेगा, उसको हम 1 साल 1.25 साल के अंदर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए निःशुल्क रूप से आईवीएफ करेंगे। ऐसे निसंतान दंपत्ति के लिए छत्तीसगढ़ का ये पहला सरकारी आईवीएफ सेंटर होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, उत्कर्ष जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी, होम्योपैथी चिकित्सक हूँ। सबसे पहली बात, ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है जिसके लिए विस्तार न्यूज़ और ज्ञानंद भैया की पूरी टीम को बधाई,
क्योंकि कॉन्क्लेव मैंने भी कई अटेंड किए हैं, लेकिन परस्पर संवाद शायद पहली बार मैं किसी कॉन्क्लेव में कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल मंत्री जी आपसे ये है कि निश्चित रूप से जितने साल से मैं छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य जगत के क्षेत्र में देख रहा हूँ, जो आपने घोषणाएं की हैं ऐसा आज तक नहीं हुआ। इतनी चीज़ें आप आई, 6 कॉलेजेस फिजियोथेरेपी के, मेंटल हॉस्पिटल, नेचुरोपैथी, ये सब बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं होम्योपैथी शब्द आपसे छूट गया है। और क्योंकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और मैं भी विगत 10-12 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा पूरा परिवार होम्योपैथी के क्षेत्र में है, आज तक इस छत्तीसगढ़ में एक भी गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं है। तो अगर इस कहीं भी आधा एक आध एकड़ ज़मीन अगर हमको भी आप कहीं व्यवस्था कर दें और एक छोटा मोटा कॉलेज हमारा भी एक सरकार की तरफ से हो जाए, तो ये जो उपलब्धि आपकी होगी, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके इस कार्यकाल की आजीवन आपको याद रखा जाएगा। तो बस यही एक छोटा सा निवेदन है कि हमारा भी एक कॉलेज इस क्षेत्र में हो जाए। निश्चित रूप से डॉक्टर उत्कर्ष हमारे बहुत ही नौजवान और युवा डॉक्टर हैं, हमारे और आप ही के हैं, हमारी विचारधारा पार्टी के विचार हैं, परिवार से भी हाँ। हैं। तो आपकी एकदम मांग जायज है, लेकिन आप बोले घोषणा हम कर देते हैं, लेकिन ये बड़ा घोषणा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा और ये मान के चलिए कि आप जो सोच रहे हैं वो सफल होगा। मेरी भी इच्छा है कि प्रदेश में एक होम्योपैथी का एक कॉलेज हो और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इस विषय के लिए निश्चित रूप से मांग करूंगा। और यदि कोई प्राइवेट होम्योपैथी खोलना चाहे तो उसको हम सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध कराएंगे, इस बात के लिए भी आप लोगों को आश्वस्त करते हैं। ये तो मुझे लगता है पहली बार बोल रहे हैं ना, ये जमीन उपलब्ध कराएंगे, पहली बार बोल रहे हैं। ये तो बड़ी घोषणा कर दी इन्होंने, बड़ी घोषणा हो गई भाई। दवे सर मोबाइल फिर आप बाद में मेरे से मत लड़िएगा। देख रहे हैं आप, ये किसी टीवी के कॉन्क्लेव में मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं सर, और कॉन्क्लेव में सवाल ले रहे हैं। देखिए सवाल लिए जा रहे हैं, मतलब कितने बड़े बड़े समाधान निकल रहे हैं। क्या 24 घंटे डॉक्टर कहीं ना कहीं लगे रहना पड़ता है, जैसे नेताजी को लगे रहना देखिए पड़ता है। सार्वजनिक डांट फटकार मंच का, खैर कोई बात नहीं, आपका अधिकार है। और कोई सवाल? अंतिम के एक सवाल, फिर हम लोग अवार्ड सेरेमनी में जाएंगे। एक सवाल और कोई? पीछे किसी के सवाल? उधर। संकोचना नहीं है, कड़वे सवाल भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय मंत्री जी, आप इतने अच्छे उत्तर दे रहे हैं तो कड़वे सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं। मैं बेसिकली दिल्ली से आता हूँ, मैं इस होटल में रुका हूँ, आज ये सब देखा तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। मैं आज IIT भिलाई में एक लेक्चर भी दे करके आया हूँ। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। छत्तीसगढ़ में मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड आप लोग क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या करना चाह रही है और क्या कर रही है? सबसे पहले तो आपको हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में आपका स्वागत है। आपको मैं उसको टच नहीं कर पाया, चूंकि ये चैनल वाले भी बाद में नाराज होते हैं, ज़्यादा समय खींचो तो। नहीं, मैं तो, मेरे पास पीछे से बोल दिया गया कि भाई साहब 20 मिनट का समय पूरा हो गया, 40 होने को है। इतनी अच्छी बातचीत हो रही है कि होटल में रुके जो यहाँ के यात्री हैं दिल्ली के, वो भी माइक ले रहे हैं। इतना अच्छा सत्संग हो रहा है, कोई टाइम वाइम का बाउंडेशन नहीं। ऐसी ही बातचीत की तो जरूरत है इस प्रदेश में। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छा किया, साहस का भी काम किया। हमको भी अच्छा लगा कि आप होटल में रुके थे, कार्यक्रम सुनकर आए, आपने सवाल पूछा। तो छत्तीसगढ़ में आपके कोई परिचित हों या आप खुद इच्छुक हों तो आइए, हम आपको ज़मीन भी देंगे और सारे औद्योगिक नीति के तहत फार्मास्यूटिकल हब बनाने की हमारी जो अभियान है उसके लिए हम एक अलग जगह चिन्हित कर भी चुके हैं, लेकिन वो जगह शायद 40 एकड़ है, वो शायद कम भी पड़ सकता है। तो एक बड़ा जगह भी माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा किया हूँ, एक बड़ा जगह और ले रहे हैं तो मेडिकल डिवाइस बनाने का और जो फार्मास्यूटिकल जो फैक्ट्री खोलने का, जिसमें दवाइयाँ हैं, रिजेंट हैं, टेबलेट्स हैं और उपकरण हैं, उसके लिए आइए, आप लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, पूरी छूट देंगे, जमीन देंगे। मैं इंडस्ट्री एसोसिएशंस तक ये बात पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। अब अंतिम क्या होता है, इतने सारे सवाल हो गए, मुझे लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से सरकार की भी बहुत उम्मीद रहती है। तो मंत्री जी के दिल में भी बहुत सी ऐसी बात होंगी जो कि सार्वजनिक मंच से इन्होंने तो सारे सवाल ले लिए,
आपके भी दिल में कुछ दर्द दबा होगा, मुझे लगता है। विस्तार चैनल है, आपका अपना चैनल है, हमारी टैगलाइन है, तो आप भी दिल खोलकर प्राइवेट अस्पताल संचालकों से अपनी बात कहिए कि किस तरह से सहयोग आप चाहते हैं बतौर सरकार प्राइवेट अस्पतालों से। मैं एक ही सहयोग चाहता हूं, और अधिकांश लोग समझ गए होंगे क्या चाहता हूं। एक ही आप लोगों से मेरा सहयोग और निवेदन है कि लोग बड़े भाव से रायपुर चलकर आते हैं, बिलासपुर चलकर आते हैं, जिला मुख्यालयों में जाते हैं, सरकारी छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं कि सरकारी से ज़्यादा सुविधा होगा, आयुष्मान से मोदी जी की कार्ड है तो फ्री इलाज हो जाएगा। तो अभी जो एमएचए की टीम आ रही सोमवार को, आप लोग रखिए, उसमें जो सुधार करने लायक होगा करेंगे। लेकिन एक ही उम्मीद है और बड़ा उम्मीद है कि जो भी आयुष्मान लेकर आए, खाली हाथ आए और खाली हाथ बिना पॉकेट में हाथ डाले चला जाए, उनका निःशुल्क इलाज आप लोग कर दीजिए। इतना ही मैं चाहूँगा, बाकी जो भी करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल को हम यदि महत्व नहीं देना होता तो हम औद्योगिक पॉलिसी में क्यों लाते सब्सिडी का, क्यों प्रमोट करते प्राइवेट हॉस्पिटलों को? इसलिए कर रहे हैं कि यदि विकास छत्तीसगढ़ का करना है, केवल छत्तीसगढ़ के लोगों का ही इलाज करना नहीं, आसपास के सीमावर्ती राज्यों के लोग यहाँ इलाज कराने जब आएंगे तो मैंने जैसा बताया कि रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को, सब्जी वाले को, होटल वाले को, किराना वाले को, कपड़ा वाले को, लॉन्ड्री वाले को, सारे लोगों को काम मिलेगा। आपके हॉस्पिटल में अगर 500 लोग काम करेंगे तो 500 बाहर के लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे, और जब लोगों का रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा जब, तो खुशहाली आएगा, छत्तीसगढ़ की जीडीपी बढ़ेगी, यहाँ का ग्रोथ बढ़ेगा, तब जाकर हम विकसित भारत 2047 की जो कल्पना कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन के लिए हम सबको पथ पर तैयार करके भेज दिए हैं, सब लोग लग गए हैं, तो ये सब करेंगे तभी 2047 का हमारा लक्ष्य पूरा हो पाएगा, और सब कोई मिलकर करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल हेल्थ मिनिस्टर कर सकता है या कोई हॉस्पिटल संचालक कर सकता है, सारे लोगों की सहभागिता होगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास होगा, तब जाकर हम विकसित भारत 2047 बना पाएंगे। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बातचीत रही, और सबसे अच्छी बातचीत ये रही कि आपने दिल खोलकर सभी प्रश्नों को लिया और आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, और अपनी बात भी आपने इन्हें कही। इस पूरी बातचीत से आप सब भी सहमत होंगे कि प्रदेश को एक विजनरी स्वास्थ्य मंत्री तो मिले हैं जिनके पास एक रोड मैप है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा को कैसे बेहतर करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कैसे ठीक करना है, बस्तर में कैसे हॉस्पिटल्स खोलने हैं, कैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए आपको एक हब बनाना है, कैसे औद्योगिक नीति में इसको शामिल करना है। मुझे लगता है कि ये सब बात अगर है, भले आप कह रहे हैं कि ये 10 साल में ही हो मंत्री जी, लेकिन अगर ये सब कुछ प्रयास हो जाए तो छत्तीसगढ़ आने वाले 5-10 सालों में एक बहुत बड़ा मेडिकल हब के तौर पर जाना जाएगा, जो प्रतिशत आप बता रहे हैं। तो इसी तरह की बातचीत होना चाहिए, दो तरफा संवाद होना चाहिए किसी कॉन्क्लेव में। रह गया है, बताइए। एक छोटा सा सुझाव था मेरी ओर से, आप मैक्सिमम डॉक्टर लोग हैं या फिर हॉस्पिटल के संचालक हैं, देखिए एक चीज़ की कमी आती जा रही है, मुझे सार्वजनिक रूप से कहने में कोई परहेज नहीं है, जो सेवा भाव एक शब्द है। क्योंकि जो ये प्रोफेशन है, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो या जो भी स्वास्थ्य सुविधाओं से लगे हों, उनका जब नाम आता है तो सेवा का नाम आ ही जाता है। तो जो सेवा भाव है धीरे धीरे मॉडर्न जमाने के हिसाब से वो कॉमर्शियल रूप लेते जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि देखिए अगर सेवा भाव समाप्त होगा तो आने वाले समय में एआई भी अच्छे से अच्छा डॉक्टर से अच्छा इलाज कर देगा। क्योंकि जो आइंस्टीन है उसका आईक्यू कितना था, कितना 100% नहीं था, 100+ था। हाँ 160, तो उसका जो है 45 गुना ज्यादा आईक्यू एआई का है अभी, और आगे चल के 900 गुना हो सकता है। अरे एआई बहुत धोखा देता है। नहीं, तो आने वाला समय एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, नया टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, तो लोग जो है मशीनों से इलाज कराने लगेंगे, सेवा भाव नहीं हो, क्योंकि आदमी भी मशीन बन जाएगा। जब भावनाएं खत्म हो गई, फीलिंग खत्म हो गई, दर्द खत्म हो गया, फिर आदमी क्या बना, मशीन बन गया। मशीन को कोई दर्द होता है क्या, कोई फीलिंग होता है क्या? अच्छा, आपके सवाल से एक सवाल मेरे जहन में आ गया कि कोई भी टेक्नोलॉजी इस देश की इंसान के मशीन को कर पाएगी क्या बीट? ये जो
इंसानी जिज्ञासा होती है, मैं मतलब एक पूछना चाहता हूं सवाल कि ये एआई भी इंसान ही बनाया है डॉक्टर साहब, मंत्री जी। तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए हमारा आपका सबका अस्तित्व बचा रहेगा, एआई समाप्त हो जाएगा, हम लोग बचे रहेंगे। हम लोग की खोपड़ी से ज्यादा कोई एआई ताकतवर नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए वो तो निश्चित है, मनुष्य से बड़ा कोई हो नहीं सकता है, लेकिन कभी कभी एक पिक्चर देखे थे ना, वो चिट्ठी रहता है जिसमें रजनीकांत, क्या नाम था, रोबोट में, वो खुद बनाया था, बेचारी प्राण बचाते भाग रहा था। तो ये मशीनों की स्थिति अजब है। चलिए, ये बहुत ही सार्थक और बहुत ही शानदार बातचीत के लिए श्याम बिहारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।